जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली 2 वीडियोज़ में हमने कैंसर के ऊपर बात की है। पहली वीडियो में हमने ये देखा है कि बुनियादी तब्दीली बॉडी के अंदर, सेल के अंदर कहाँ पे आती है कि कैंसर बनने का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। अगली वीडियो में हमने देखा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं बारे बहुत डिटेल में तो नहीं गए हम, लेकिन हमने देखा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो बुनियादी तब्दीली सेल के अंदर लेके आते हैं जिससे कैंसर हो जाता है। तो वो हमारी दूसरी वीडियो थी। तो आज हम कोशिश करते हैं कि जब ये देखने की कि जब कैंसर हो जाता है तो लोग कमज़ोर हो जाते हैं, लोग कमज़ोर पड़ते हैं। ऐसा क्या है? क्या होता है? क्यों होता है कि लोग कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाते हैं और उनकी भूख उड़ जाती है? और फिर इसकी बात करेंगे कि इसकी न्यूट्रिशन क्या होनी चाहिए और डिटेल में तो नहीं मैं जाऊँगा, आई एम नॉट न्यूट्रिशनिस्ट, लेकिन जनरल मोटी बातें मैं कर दूँगा। फिर आजकल ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं ट्रीटमेंट एंगल से, वो वहाँ उसमें हम कहाँ पे खड़े हैं और वो हमने सीखा कहाँ से है। तो ये सारी बातें आज मैं डिस्कस करूँगा, तो उम्मीद है इंटरेस्टिंग होगी आप सबके लिए। तो जुड़े रहिएगा, ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो ताकि आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो पहली बात कि जब कैंसर हो जाता है, तो कैंसर सेल जो हैं देखिए हर सेल एनर्जी बनाता है, कैंसर सेल भी एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी क्यों बनाते हैं? वो डिवाइड होने के लिए भी बनाते हैं, 1 से 2, 2 से 4 उसके लिए भी बनाते हैं एनर्जी, हर काम के लिए चाहिए होती है, ठीक है? अब कैंसर सेल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट वो सेल डिवीज़न के लिए होती है, कि सेल्स ने डिवाइड करना है, उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट उनकी बढ़ जाती है। नॉर्मल सेल जो है, जो हमारे नॉर्मल सेल है, वो क्या करते हैं कि एक अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है अ, तो उसकी ब्रेकडाउन होके एनर्जी बनती है। अच्छा, ये एनर्जी बनने का अमल 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक में ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती, वो पहला हिस्सा है। वही प्रोसेस आगे चलता है और आगे ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। तो 2 हिस्सों में मेनली जो है ना एनर्जी बनती है। जो दूसरे हिस्से में एनर्जी बनती है वो ढेर सारी बनती है। जो पहले हिस्से में एनर्जी बनती है वो बहुत थोड़ी-सी बनती है। कैंसर सेल में ये जो एनर्जी बनाने का अमल है, इसमें तब्दीली वाक़या होती है। वो तब्दीली क्या वाक़या होती है कि सिर्फ़ पहला हिस्सा जो है, वही काम करता है एनर्जी बनाने का। दूसरा जो ढेर सारी एनर्जी बनती है, वो नहीं बन पाती। इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि ज़ाहिर है कैंसर सेल की एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उस ज़्यादा रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो ढेर सारा ग्लूकोज़ ब्लड में से खींच लेता है। जब ढेर सारा ग्लूकोज़ वो ब्लड में से खींच लेगा और अपनी ज़रूरत पूरी करेगा, तो बॉडी को ग्लूकोज़ अवेलेबल नहीं होगा। वो बाकी जो सेल हैं बॉडी के, उनको ग्लूकोज़ अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। वो फिर क्या करते हैं, वहां पे प्रोटीन ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है, मसल प्रोटीन भी ब्रेकअप होने शुरू हो जाते हैं, और जो फैट स्टोर्स हैं वो भी ब्रेकअप शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी को भी एनर्जी चाहिए। इस तरह इंसान कमजोर होता जाता है। ठीक होगी बात? तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी था कि कमजोरी क्यों वाकया होती है। ठीक है, तो कमजोरी 2 वजूहत की वजह से होती है। एक तो ग्लूकोज जो है, जो भी खुराक में से जाता है अंदर, खून में से सारा ज्यादा तो कैंसर ले जाता है, थोड़ा बहुत जो बचता है वो इतना नहीं होता। फिर बॉडी क्या करती है, जो फैट के स्टोर्स हैं, जहां जहां पे भी फैट पड़ी है और जो प्रोटीन है, मसल प्रोटीन है, ये ब्रेकअप होना शुरू हो जाती है और फिर इससे एनर्जी बनती है। इस तरह कमजोरी वाकया होती है। ठीक होगी बात? अब इस चीज को समझना बहुत जरूरी था और उम्मीद है हमें ये बात समझ आ गई होगी। अ, ये जो कैंसर सेल है, ये 20 से 30 गुना ज्यादा जो है ग्लूकोज खींचता है नॉर्मल सेल की निस्बत से। और कई दफा तो कई स्टडीज में तो देखा गया 200 टाइम्स, 200 गुना ज्यादा कैंसर सेल जो है ये ग्लूकोज खींचता है अपनी तरफ और ब्लड से ले जाता है। तो इतनी ज्यादा ग्लूकोज अपटेक जो है वो होती है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा है कि वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या होता है, ठीक है। अब इसकी जो न्यूट्रिशन है, अब कैंसर हो गया है, कैंसर में जो लोगों को खुराक क्या दी जाए, ये बहुत चैलेंजिंग है, बहुत बड़ा चैलेंज है।
क्योंकि जो कुछ भी आप देंगे वो कैंसर सेल की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कैंसर सेल नए बनते हैं, प्रोलिफरेट होते हैं, उनको प्रोटीन भी चाहिए, उनको लिपिड्स भी चाहिए, उनको शुगर भी चाहिए एनर्जी बनाने के लिए, तो उनकी भी सारा कुछ ही रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए न्यूट्रिशन जो है, और उनको विटामिन देंगे वो भी उनके लिए सोने पे सुहागा है। ठीक है, तो ये बड़ा ट्रिकी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है कि न्यूट्रिशन क्या क्या करें इस कैंसर पेशेंट को, कौन सी न्यूट्रिशन दें कि कैंसर सेल इतनी तेजी से ग्रो ना कर सकें लेकिन सेहत ठीक रहे, हेल्थ रहे, वेट लॉस ना हो। ये बहुत ट्रिकी है और बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। ठीक है, तो जनरली ट्रीटमेंट ये जो न्यूट्रिशन है कैंसर पेशेंट में, वो प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है। नॉर्मली हमारी जो डाइट है उसमें प्रोटीन कम होती है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं। ठीक है, और फैट वगैरह उधर से हम एनर्जी लेते हैं। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि हम हाई प्रोटीन डाइट पे चले जाते हैं, हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट। उसमें गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अंडों का इस्तेमाल, दालों का जो वेजिटेबल सोर्सेज हैं प्रोटीन के, वो पल्सेस हैं, वो तो प्रोटीन सोर्सेज जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, फिश है वो दी जाती है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, फैट वो दी जाती है। तो ये बेसिकली न्यूट्रिशन बेस इन चीजों पे करती है। और दूसरा, कैंसर में एक और मसला होता है कि भूख लगना कम हो जाती है, क्योंकि ऐसे बायोकेमिकल सब्सटेंसेस बनते हैं बॉडी के अंदर कि वो भूख उड़ा देते हैं। ठीक है, जब भूख उड़ती है, भूख लगती नहीं है, लेकिन टेम्परेचर भी होता है। टेम्परेचर में क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, ब्रेक डाउन ज्यादा होती है, तो उससे फिर कमजोरी वाकया होती है, भूख भी नहीं लगती और ब्रेक डाउन भी हो रही है बॉडी टिश्यूज की, प्रोटीन्स की, वहां पे ब्रेक डाउन भी हो रही है, तो उससे कमजोरी ज्यादा हो जाती है। तो ये बहुत चैलेंजिंग है। तो पहली बार, और फीवर भी होता है, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग है कि आप न्यूट्रिशन क्या दें। तो इसमें करना ये चाहिए कि नई से नई रेसिपीज जो है ना वो बनाएं, तैयार करें, और जो कैंसर का पेशेंट है उसकी उसको वो जो उसको स्मेल आएगी, टीजिंग स्मेल, उसको भूख लगेगी, वो जितना खा सकता है उसको खाने के लिए दें। तो रेसिपी चेंज करते रहें, एक ही तरह की चीज बार बार ना उसे दें। दूसरा क्या किया जाता है कि 3 खाने नहीं दिए जाते, बल्कि ये 6 में कन्वर्ट कर दिए, 5 से 6 छोटे छोटे मील्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और कई दफा ये होता है कि खुराक चबाई नहीं जाती, तो उसमें फिर लिक्विड डाइट्स पे, सूप वगैरह जो है लिक्विड डाइट पे चले जाते हैं। तो बहरहाल ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है न्यूट्रिशन जो है। तो बेहतर है किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करके डाइट प्लान बनवाएं और उस पर अमल करें। और बहरहाल ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। अब आ जाती है कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, जाहिर है हम बहुत सारी चीजें तो आप जानते हैं, बहुत एंगल से इसका ट्रीटमेंट होता है। पहली तो ये है कि जो कैंसर का मास है उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, और जो जड़ें होती हैं उनको फिर कीमोथेरेपी से, रेडिएशन से तबाह किया जाता है। फिर ऐसे मेडिसिन दी जाती हैं जो, कैंसर में क्या होता है, नई ब्लड वेसल बनती हैं, तो ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो नई ब्लड वेसल बनने से रोके, ये भी मेडिकेशन का हिस्सा बनाया जाता है। ठीक है, फिर ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कैंसर सेल को डाई आउट करवा दें, उनके जो ऐसे जीन हैं उनको स्विच ऑन कर दे जो कि सुइसाइड कमिट करते हैं, ऐसी मेडिकेशन दी जाती है। ठीक है, तो बड़ी ट्रिकी है ये ट्रीटमेंट, इसका बड़ा कॉम्प्लेक्स है। फिर इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जाता है ताकि इम्यून सेल जो है वो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर दें। फिर बाहर से इम्यून सेल्स प्रिपेयर करके बॉडी में भेजे जाते हैं, और वो इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो टारगेटेड किलिंग करते हैं जाके कैंसर सेल्स की। ये भी नई थेरेपी आजकल डेवलप हो रही है और हो गई है। इसके अलावा जो स्टेम सेल थेरेपी है वो की जाती है, क्योंकि जो ब्लड फॉर्मेशन का अमल है वो बहुत रुक जाता है, कम हो जाता है, तो वहां पे स्टेम सेल इंप्लांट किए जाते हैं ताकि ब्लड फॉर्मेशन चलती रहे। इवन टिश्यूज में, टिश्यू को ग्रो करवाने के लिए भी स्टेम सेल जो है वो ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ट्रिकी इसका ट्रीटमेंट है। और लेटेस्ट जो आजकल चल रहा है, जिसके ऊपर एक्सटेंसिव ट्रायल चल रहे हैं, वो क्रिस्पर बेस्ड टेक्नोलॉजी है,
जो क्रिस्पर बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं ये बेसिकली, और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ और अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया जो हमारे लिए मशले रहा है कि दुनिया में देखें हर चीज का इलाज दुनिया में मौजूद है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हर बीमारी का इलाज, मैंने कोई ऐसी बीमारी नहीं बनाई जिसका इलाज ना हो, यही फरमाया ना कि मैंने कोई ऐसी बीमारी नहीं बनाई जिसका इलाज ना हो, यही फरमाया। तो हर बीमारी का इलाज मौजूद है, इंसान ढूंढने में लगा हुआ। अब नेचर से ही हमें जवाब मिल रहे हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया जो है उनमें एक ऐसा सिस्टम है क्रिस्पर बेस्ड जो वायरसेस बैक्टीरिया को किल करते हैं या बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, बैक्टीरिया उनको इंगल्फ करता है, खाता है और उनको किल कर देता है और अपने अंदर मेमोरी रख लेता है। वही टेक्नोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं अब कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। जीन एडिटिंग कर देते हैं हम, वही क्रिस्पर बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज करके। कैंसर सेल में बेसिक चेंज कहां पे आती है? जीन्स में, डीएनए में आती है। हमने यही कहा था ना पहली वीडियो में। वो जो डीएनए है उसको करेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है वैसे, इट्स नॉट इजी जॉब, क्योंकि पहले तो ये है, ये क्रिस्पर बेस्ड टेक्नोलॉजीज को वहां पे टारगेट पे पहुंचाना ये बहुत मुश्किल है। वो नैनो टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है ताकि ये जो क्रिस्पर बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं ये सेल के अंदर डीएनए में पहुंचे और वो एडिटिंग करें, जो एबनॉर्मल जीन्स हैं उनको डिलीट करके नए जीन वहां पे इंसर्ट करवाए जाए। तो ये भी चल रहा है, इस पे भी रिसर्च एक्सटेंसिव हो रही है और बहुत सक्सेस हुई भी है और मजीद थोड़े से लूप होल्स भी हैं, उनको एड्रेस किया जा रहा है। तो दिस इज व्हाट इज द लेटेस्ट गोइंग ऑन इन कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च। और भी बहुत कुछ है लेकिन मोटी बातें मैंने कर दी हैं, ठीक है। इसके अलावा कई ऐसे कैंसर होते हैं जिनको हार्मोन प्रोड्यूसिंग होते हैं और वो हार्मोन डिपेंडेंट भी होते हैं। तो फिर उनको एंटी हार्मोन दिए जाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल दिए जाते हैं कि उनकी हार्मोन प्रोडक्शन ब्लॉक हो, हार्मोन उनके उस तरह काम ना कर सकें, या जो ग्रोथ हार्मोन हैं वो उनको ब्लॉक किया जाए। तो मल्टीपल वे से कैंसर को ट्रीट किया जाता है। अब एंड पे जो है वो मैं एंड पे ये कहूंगा कि विल पावर, इंसान के अंदर जो विल पावर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो विल पावर पे सरवाइव कर गए और काफी देर माशाल्लाह वो जिंदा रहे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक साइकिलिस्ट था, बड़े साल वो जिंदा रहा, ठीक है। वो साइकिलिंग करता रहा, वो विल पावर से फाइट की उसने, ठीक है। तो विल पावर बहुत बड़ी चीज है। आप अगर स्ट्रांग हैं, स्ट्रांग हेडेड हैं, स्ट्रांग नर्व्स हैं, कुछ नहीं होता, यू कैन फाइट इट आउट। आपकी जो जितना भी थिंकिंग है इसका आपके इम्यून सिस्टम के साथ गहरा लिंक है, डीप लिंक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो विल पावर अपनी स्ट्रांग रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों ने फाइट आउट किया है और कई सरवाइव कर गए, फाइट आउट कर गए। अल्टीमेटली तो वो दुआएं हैं, अल्लाह ताला इस तरह के हालात पैदा करता है कि अंदर से वो सेल जो बने होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं या पास में डिलीट हो जाते हैं, थोड़े बहुत रह जाते हैं, वो पास में चले जाते हैं, उनको इम्यून सिस्टम घेर लेता है, वो कॉम्प्रोमाइजेस। ये बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है इनसाइड। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है ये भी आप लोगों के लिए फायदेमंद होगी, बहुत सारी बातों का पता चला होगा। और अगर पता चला है तो काइंडली वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए ये वाली बातें, और लोगों तक इल्म फैले, लोगों को समझ आए। क्योंकि ये कैंसर बहुत ज़्यादा हर जगह ही है, डेवलप वर्ल्ड में भी है, डेवलपिंग वर्ल्ड में भी है, क्योंकि हमारी जो खाने पीने की आदतें हैं वो बहुत बदल गई हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी रही नहीं है। तो वो भी एक वजह है कैंसर होने की, कि जब आप कुछ भी नहीं करते, और इवन ओबेसिटी इज कॉज ऑफ, वो भी, उससे भी कैंसर हो सकते हैं, उनमें कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है। जितनी बॉडी में फैट ज्यादा होती है उतने चांसेस कैंसर के होने के ज्यादा होते हैं। तो ये चीजें मोटी सी हैं, याद रखिएगा। तो इसलिए अपने आप को स्लिम रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद है बहुत सारी बातों को पता चला होगा। नेक्स्ट वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।